आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप कि कल जो हमने किया था वो आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो रीडिंग उसकी लेते रहो, साथ ही साथ याद होता रहेगा। अदरवाइज सिलेबस इतना सारा है, फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो साथ के साथ रिवाइज कर लो, इट्स बेटर फॉर यू कि आप उस सारे के सारे कंटेंट को और कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज कर सकें। ओके, तो सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने अब तक किया है, ठीक है, कल कल का जो हमने किया है वो हम रिवाइज करेंगे एंड देन हम आज के टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। कल हमने क्या किया था? इंटरनलाइजेशन क्या होता है? इंटरनलाइजेशन इज कनेक्टेड विद द ग्लोबलाइजेशन। कि जब कभी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आता है ना, कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, वो जब गवर्नमेंट रिमूव कर देती है ताकि कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके, परचेज एंड सेल कर सके गुड्स एंड सर्विसेज का, अपने प्रोडक्ट्स का, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट इसको करती है किसके लिए? कंट्री एज अ होल के लिए, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जब कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक सिंगल कंपनी की जब बात की जाती है तो उसे बोल दिया जाता है इंटरनलाइजेशन। कि एक कंट्री जब अपने इंटरनल डेवलपमेंट्स करती है ताकि कंट्री क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज जाकर सेल या परचेज कर सके, ताकि उस कंट्री को एक बेटर मार्केट मिल सके, मार्केट साइज उस कंपनी का बढ़ सके। दैट प्रोसेस इज इंटरनलाइजेशन। हम ये देखते हैं कि इंटरनलाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनलाइजेशन बात करता है अबाउट अ स्पेसिफिक कंपनी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन बात करता है अबाउट द होल कंट्री। तो जब हर एक कंपनी अपने अंदर इंटरनलाइजेशन करती है ना, उसके वजह से एज अ होल, एज अ कनेक्टिविटी क्या बन जाता है? ग्लोबलाइजेशन बन जाता है। तो इंटरनलाइजेशन की बात क्या होती है कि जब कंपनी अपने स्पेसिफिकली बात की जाती है, दैट इज इंटरनलाइजेशन। बट जब भी बात की जाती है कंट्री एज अ होल, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। इसके हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना। लाइक मैकडी का इंडिया के अंदर आना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पिज्जा हट का आना इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। हल्दीराम का एक्सपोर्ट करना, ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज, सैमसंग, एमआई, टीसीएस, बजाज, एप्पल, ये सभी चीजें किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन जब हम उन कंपनीज की स्पेसिफिकली बात करेंगे, लाइक हम बात करें एमडीएच की स्पेसिफिकली, कि उसने अपने मसाले इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करे, एमडीएच ने अपनी कंपनी की स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट किया, तो एमडीएच ने क्या किया? इंटरनलाइजेशन किया। लेकिन उस इंटरनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ। ओके, उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ग्लोबल कंपनी की। ग्लोबल मतलब कि जब कभी भी कोई कंपनी कहती है कि भाई हमें तो ग्लोबल बिजनेस करना है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये कंपनी के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? मतलब उनकी कॉमन ओनरशिप है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है, कॉमन स्ट्रैटेजी है। मतलब क्या? कॉमन ओनरशिप मतलब वो कंपनी का जो नाम है सब जगह सेम ही यूज होता है। लाइक एप्पल इनकॉर्पोरेशन, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे कोरिया, कोई भी प्लेस हो, सब जगह उस कंपनी का नाम क्या जाना जाएगा? एप्पल इनकॉर्पोरेशन। हमने कहा कि भाई कॉमन स्ट्रैटेजी, लाइक एप्पल यूज करता है प्राइस गेमिंग की स्ट्रैटेजी। हाँ, तो वो हर एक कंट्री के अंदर जहां जहां भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे ना, वो हर जगह सेम स्ट्रैटेजी को ही यूज करेंगे, दैट इज द प्राइस गेमिंग। कि स्टार्टिंग में जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो हाई प्राइसेस पे किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा उसके पुराने प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरने लग जाएंगे। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस गेमिंग। तो आपने क्या कहा? कॉमन स्ट्रैटेजी यूज होनी चाहिए। फिर हमने थर्ड फैक्टर का, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। अभी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज मतलब सभी रिसोर्सेज, उस कंपनी के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो इंडिया से कमा रही है, चाहे वो यूएस से कमा रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी वो कंपनी अर्न कर रही है, लेकिन उसके सारे रिसोर्सेज कहाँ टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं? एक ही जगह पर। लाइक एप्पल का हेडक्वार्टर क्या है? यूएस कैलिफोर्निया में। तो एप्पल ने जहां जहां से भी पैसे कमाए हैं ना, वो सारे के सारे फंड्स कहाँ जाएंगे? कैलिफोर्निया के अंदर हेडक्वार्टर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज का
होना भी बहुत जरूरी होता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या पढ़ी ग्लोबलाइजेशन की, कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड देन हमने कहा कॉमन स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कल कि डेवलप कैसे करेंगे भाई, आपके क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। स्टेप्स क्या होते हैं भाई, अगर मैं किसी भी एक नई इंडस्ट्री के अंदर, एक नई कंट्री के अंदर एंटर कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या चीज जाननी सबसे पहले जरूरी होगा कि भाई वहां पर किस किस तरह के थ्रेट्स, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अराइज होंगी। मतलब उस नई कंट्री के अंदर क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अराइज हो रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि क्या थ्रेट्स एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि उधर अराइज हो रही है। दूसरा हमने क्या कहा कि भाई हम डिस्क्राइब करेंगे स्कोप ऑफ फर्म के, स्कोप क्या है मतलब कि क्या दायरा है, किस दायरे के अंदर रहकर ये जो फर्म है वो अपना काम करती है, तो उस फर्म का स्कोप भी डिफाइन करना जरूरी है। तीसरी चीज हमने क्या कही कि वो अपने ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, पूरे ग्लोब एज अ होल को देखकर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगी। आपने टर्म पढ़ी थी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लीड्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, है ना। तो कंपनी अब क्या करेगी, पूरे ग्लोब की अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करेगी एंड एट लास्ट क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी फॉर्म की जाएगी डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक कंट्री के लिए उसके इन्वायरमेंट को देखते हुए, उनके लोगों के नीड्स को देखते हुए, भाई उधर का क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस, क्या कस्टम उधर फॉलो किए जाते हैं, उसको देखते हुए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को फॉर्म किया जाएगा। ये हमारे क्या थे स्टेप्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्यों, व्हाई डू बिजनेसेस गो फॉर ग्लोबलाइजेशन, कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना ही क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट्स आपको अराइज हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को करके। हमने कहा हाँ कि भाई कंपनीज ग्लोबलाइजेशन अगर करती है ना तो उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है और एक्सपेंसेस भी ना इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब ये कंपनीज के लिए कॉस्टली बहुत ज्यादा बन जाता है। तो क्यों ये कंपनीज हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन कर रही हैं। सोचिए कि आज अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं, अगर वो सिर्फ इंडिया के अंदर सर्व करती तो क्या वो इस पोजीशन पे पहुंच सकती थी जो आज जिस पोजीशन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल भी नहीं। तो जब एक कंपनी चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ग्रो करे, इन दैट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिजायर आती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इंटरनलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो जब आपके अंदर ये इच्छा है, आप नीड टू ग्रो, तब क्या होगा, आप ग्लोबलाइजेशन करेंगे। आपके इस स्टेप के वजह से क्या होगा, आपका मार्केट साइज बढ़ जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर पाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर कंपनी को लगता है कि भाई मेरी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो एडिक्वेट नहीं है, तो इसीलिए कंपनी कहती है भाई अब हम ग्लोब को, पूरे ग्लोब को एक्सप्लोर करेंगे। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कंपनीज क्या कहती है कि भाई हमें तो ग्लोबलाइजेशन के लिए जाना है। फिर थर्ड, कंपनी का ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाता है क्योंकि कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसी कंट्री में लाइक यूएस में ही सेटअप कर दिया, तो उसके वजह से इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट को यूएस तक पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी वो खत्म हो गई। किसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। श्रिंक हो गया क्या, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है, कंपनी ग्रो करना चाहती है, कंपनी के पास एडिक्वेट डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, पहला, ये दोनों कनेक्टेड है। फिर दूसरे 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है, क्या है कि कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, कंपनी ने श्रिंक कर दिया अपने टाइम एंड डिस्टेंस को, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स कवर हो गए यहाँ पर। तीसरी चीज हमारे दिमाग में क्या आई कि कंपनी को ना स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के बनाने के मौके मिल गए, उसके वजह से कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाई, कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर पाई। स्ट्रैटेजिक अलायंस का हमने क्या कहा था कि इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ये काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप होता है कि जब कंपनी चाहे वो उसे ब्रेक कर सकती है। इट्स नॉट वर्किंग, सो लेट्स ब्रेक अप, खत्म। तो इस तरह से स्ट्रैटेजिक अलायंस, इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था टाटा एंड स्टारबक्स का कि किस तरह से टाटा एंड स्टारबक्स ने स्ट्रैटेजिक अलायंस को फॉर्म किया और वो आज स्टारबक्स अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही है, किस वजह से, टाटा की ब्रांड वैल्यू की वजह से, ठीक है।
फिर हमने कहा कि गवर्नमेंट ने ना प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और उस प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस थे ना वो कम हो गए, और उसका भी हमें बेनिफिट मिल गया ग्लोबलाइजेशन के अंदर। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन करने की वजह से ना आपको एक लार्ज मार्केट मिलती, क्योंकि पहले तो सिर्फ आप अपनी ही कंट्री को अपनी एक मार्केट समझ रहे थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के बाद पूरे के पूरा ग्लोब, पूरा होल वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया। तो आपका जो मार्केट का साइज था ना वो भी इंक्रीज हो गया, बस ये था इसके अंदर। और एक पॉइंट ये था कि आपको चीपर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो गई, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ग्रेजुएट्स एमबीएस हैं या जो भी हैं वो उनका प्राइसेस जो है मच लोअर है एज कंपेयर टू दी अब्रोड, और ये ट्रू है, हार्श रियलिटी है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ये टॉपिक करना है हमें आज इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमें प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी थी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं पतंजलि, तो उसके अंदर घी भी है, जीन्स भी है, योगा मैट भी है, आजकल मैं बोटल्स भी देख रही हुई है, कॉपर बोटल्स ये सब भी आने लगे हैं, और सोप्स वगैरह हैं, और क्या क्या है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, और क्या है, मेडिसिन भी आने लग गई हैं। तो पतंजलि की बूटी वेरियस काइंड ऑफ, तो ये सभी क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स, ये उसके पोर्टफोलियोज हैं। तो कंपनी को ये देखना पड़ता है कि कौन सा उसका बच्चा, मतलब कौन सा उसका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बच्चा गिरता जा रहा है, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है उस कंपनी का जिसकी वजह से कंपनी को रेकरिंग लॉसेस हो रहे हैं। रेकरिंग मतलब लगातार लॉसेस हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए कंपनी क्या करती है, अपने उस पोर्टफोलियो को करती है एनालिसिस। कंपनी इसलिए अपने पोर्टफोलियो को क्या करती है, एनालिसिस करती है। अब इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए हमें प्रोवाइड किए गए वेरियस स्कीम्स। सबसे पहली स्कीम जो हमने पढ़ी थी दैट इज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है कि बेसिकली इसके अंदर एक प्रोडक्ट की ना लाइफ साइकिल को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले पीएलसी एक एस शेप्ड कर्व है, एमसीक्यू आ सकता है, मार्क कर लो। दूसरा ये एक रिलेशन बताता है टाइम एंड सेल्स के बीच में, इसको भी मार्क कर लो। अब ये कैसे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हमारी सेल के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला होता है उसका इंट्रोडक्शन, कि वो अभी अभी जन्मा है, वो भी अभी प्रोडक्ट आया है मार्केट में। फिर उसके बाद होती है उसकी ग्रोथ, फिर होती है मैच्योरिटी, एंड द लास्ट स्टेप होता है डिक्लाइन। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की ना 4 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट के अंदर लाया गया है, लाइक 5G का इंट्रोडक्शन होना मार्केट के अंदर क्या था, इंट्रोडक्शन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, नेग्लिजिबल कॉम्पिटिशन इनटू द मार्केट। सेल्स आपकी ज्यादा होती है, बट जो रेट है ना सेल के बढ़ने का वो लो है, क्योंकि कस्टमर्स में अवेयरनेस नहीं है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, दूसरा हमने क्या कहा कि इससे जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है, वो जैसे चाहे कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंपटीशन तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट है ज्यादा। फिर हुई ग्रोथ, आपका जो सेल है वो शार्पली राइज करता है, ठीक है, कंपटीशन भी इंक्रीज होने लग जाता है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट जो होता है ना उसके इंक्रीज होने का वो कम है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया कि भाई इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, इस वजह से। थर्ड हमने क्या कही, मैच्योरिटी, मैक्सिमम लेवल ऑफ कंपटीशन इस स्टेज के ऊपर होता है, अभी प्रोडक्ट इतना इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बट बहुत ही होले होले, लो डिक्रीजिंग रेट से आप कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेज होती है डिक्लाइन, कि जब हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है और हमारे प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है हर चीज गिरने लग जाती है ना, उसको बोल देते हैं कि भाई ये तो उस प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज है, अभी ये बेटर होगा कि आप अपने इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दीजिए। ये हमने कल तक पढ़ लिया था
इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था एप्पल आईपॉड का, कि वो अब तो मार्केट से डिस्टिंग्विश ही हो गया भाई, अब उसे हटा दिया, एक्सटिंग्विश हो गया वो मार्केट से। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे वहीं से कि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे अपने प्रोडक्ट की। क्या कर रहे थे हम? प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लेने के लिए हमने कहा इसका मतलब होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। बिल्कुल, उसकी एक स्कीम जो थी हम पढ़ चुके थे, जो कि क्या थी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ दूसरी स्कीम क्या है, क्या दूसरा मैकेनिज्म है, क्या दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। दूसरा तरीका है VCA। VCA का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब एनालाइज करना अपने प्रोडक्ट्स को, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है कंपनी का जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें हमें ग्रोथ दिख रही है, जो कि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देगा, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी को नुकसान पे नुकसान दिए जा रहा है। इसको बोला जाता है कि भाई हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो वो स्कीम कौन सी है? VCA। अब इसको चेन क्यों कहा? तो चेन इसलिए कहा क्योंकि VCA के अंदर ना 9 एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? 9 एक्टिविटीज। 5 तो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 होती है सपोर्टिव एक्टिविटीज। मतलब क्या? जब कभी भी हम वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं ना, तो आप 2 तरह की एक्टिविटीज पढ़ेंगे मेजर। प्राइमरी एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा इनिशियल वाली एक्टिविटीज होती है, मोस्ट क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन सपोर्टिव एक्टिविटीज, मतलब उन प्राइमरी एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज आती है वो होती है हमारी सपोर्टिव एक्टिविटीज। अब ये है क्या? प्राइमरी एक्टिविटी सबसे पहले होने वाली एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? 5 होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन सर्विसेज। 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर। हमने कहा ओके। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? इनबाउंड टर्म इटसेल्फ सजेस्ट कि इन मतलब इनपुट्स का ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के अंदर आना। सबसे पहला क्या होगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके पास रॉ मटेरियल का होना तो जरूरी है ना, अदरवाइज वो अपना फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगी। फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो उसकी सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल पाएगी। तो पहला काम क्या है कि भाई इनपुट्स का आना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब रॉ मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना। हमने कहा ओके। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में होता है कि कंपनी दूसरी फैक्ट्री प्लेस पे से या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में से रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री प्लेस के ऊपर ले आती है। दूसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्मिंग का प्रोसेस, कन्वर्जन का प्रोसेस, ठीक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड मतलब आउट कर दो किसी भी चीज को, आउट क्या है? अब उस फिनिश प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना, मतलब उसको वेयर हाउसेस पे पहुंचाना, जो हमारे एजेंट्स हैं वहां तक पहुंचाना, हमारे गोडाउन्स में पहुंचाना, किसको? माल को, हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, ताकि वो प्रोडक्ट कहाँ जा सके? कस्टमर्स के पास जा सके। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब कि भाई जो भी हम व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं ना, उसको बोला गया है कि भाई अब आपको अपने फिनिश उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना है। भाई लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्ट बना रही है, क्योंकि जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आने वाला है, तो वो डिमांड कैसे करेंगे? डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनी की प्रोडक्शन एक्टिविटी तो खत्म है ना। तो इसीलिए मार्केटिंग एंड सेल्स में कंपनी क्या करेगी? अपने प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करेगी, टेलीविजन पे, पैम्पलेट्स के थ्रू, पर्सनल एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे तरीके होते हैं जो आगे आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो अब कंपनी मार्केटिंग करेगी अपने प्रोडक्ट की, मतलब कस्टमर्स में अवेयरनेस लेके आएगी कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, इस प्रोडक्ट के अंदर ना ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप देखते हैं ना टीवी में कितनी सारी ऐड आती है, ब्यूटी क्रीम्स एंड ऑल,
तो अब कंपनी क्या करेगी, लोगों को अवेयर करवाएगी कि भाई हमारे पास है ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। लास्ट क्या होता है, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब कि कंपनी अभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लाइक आपको गारंटीज दी है, वारंटीज दी है, रिपेयर की सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज। ये किस लिए करती है कंपनीज, ताकि भाई कस्टमर्स के नजरिए में ना एक दिखा सके कि भाई हमारी कंपनी का प्रोडक्ट देखो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो रहा है, या आपके लिए बेटर होगा कि आप हमारी ही कंपनी से प्रोडक्ट को मंगाएं। ठीक है, तो अब कंपनीज क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है। सर्विसेज दे रही है मतलब क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज, की सेल हो गई उसके बाद जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय दी कंपनीज, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये 5 तरह की एक्टिविटीज थी, प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर हम क्या करेंगे उसका कन्वर्जन मतलब ऑपरेशन, फिनिश प्रोडक्ट बन गया अब उसको भेजना भी तो जरूरी है, फिर हम क्या करेंगे उसकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर हम करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब लोगों को अवेयर करवाएंगे इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे हम, एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके, अभी ये थी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। इन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज एक अगर आप देखो ये चेन के फॉर्मेट में है ना, इनपुट का आना, फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, फिर उनको कस्टमर्स तक पहुंचाना, कस्टमर्स को अवेयर करना, देन आफ्टर सेल की सर्विसेज देना, फॉर्म ऑफ चेन। इसीलिए हम कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। टर्म समझिए आपको, ये है 5 प्राइमरी। Sorry, I don't understand. टर्म समझिए आपको कि हमने क्या बताया कि ये चेन क्यों है, इस वजह से क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटीज हमने 5 करी है ना वो एक चेन की फॉर्मेट में है, इसलिए हमने कहा कि ये है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये क्या है हमारा, वैल्यू चेन एनालिसिस। अभी ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को चलाने के लिए 4 एक्टिविटीज और आती हैं, उन 4 एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, सपोर्टिव एक्टिविटीज, क्योंकि बिना इन सपोर्टिव एक्टिविटीज के प्राइमरी एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को करना है ना, तो उन 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज का आना इज मस्ट। बिना उन 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज के आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हो ही नहीं पाएंगी। क्या है वो 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट। ये 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं, मतलब पहले 5 चीजें होती हैं, फिर उनको चलाने के लिए पीछे 4 सपोर्टिव एक्टिविटीज आ जाती हैं। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब प्राप्त करना, किसी भी चीज को लेना। अभी आपको ये टर्म सिमिलर लगेगी विद द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फर्क बताती हूँ मैं इनमें। फर्क ये है, प्रोक्योरमेंट में कंपनीज जो होती है ना हमारे अलग अलग सप्लायर्स के पास बात करती है, उनसे कोटेशंस मंगवाते हैं, भी अपने प्राइसेस भेजो, और जिस भी सप्लायर का प्राइस कंपनी को लगता है भाई ये तो लोएस्ट प्राइसेस हमें दे रहे हैं, कंपनी को लगता है कि इसके जो रॉ मटेरियल क्वालिटी है ना वो बेटर क्वालिटी है, उनको वो क्या दे देती है, अपने प्रोजेक्ट दे देती है, कहती है भाई हाँ तुम्हें इतना इतना ना रॉ मटेरियल हमें देना है। तो ये सारा अग्रीमेंट कंपनी ने कर लिया, मतलब प्रोक्योरमेंट प्राप्ति का सारा प्रोसेस जो भी कंपनी ने किया है, दैट इज व्हाट प्रोक्योरमेंट। कि कंपनी सप्लायर से मिलना, उनसे बातचीत करना, ताकि हमें प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो सके। ताकि हमें क्या हो सके, हमारे प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो सके, उसको क्या बोला जाता है, प्रोक्योरमेंट। लेकिन अभी हमने अग्रीमेंट कर लिया, हमने कोटेशंस वगैरह मंगवा ली, हमने क्वांटिटी सेट कर दी, क्वालिटी सेट कर दी, रेट हमारे सेट हो गए, हर चीज सेट हो गई, उन्होंने वो माल उठाया और एक अपनी फैक्ट्री में अलग जगह पर रख दिया। ये सारा काम अब तक जो हुआ है ना, यहाँ तक जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, प्रोक्योरमेंट। अब उस माल को उस दूसरे की फैक्ट्री से उठाकर अपनी फैक्ट्री में लाना इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। समझा डिफरेंस? तो इनबाउंड के होने के लिए प्रोक्योरमेंट का होना जरूरी है या नहीं है?
इनबाउंड की क्या क्वालिटी है, किसके ऊपर डिपेंड करी, प्रोक्योरमेंट के ऊपर करी या नहीं करी, बताओ, करी। दूसरा हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वो काम करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स से तो करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये देखना भी जरूरी हो गया कि आपका जो भी ये सारा काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है या आउटबाउंड हो रहा है, मार्केटिंग, जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी एक इफेक्टिव, एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबल पर्सोनल के द्वारा किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी बन जाती है कि रिक्रूटमेंट करना, स्टाफिंग करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करना, हमारे लोग भी पूरे अप टू डेट रहें। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो एचआर के अंदर ना ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। देन टेक्नोलॉजी, वो तो क्रूशियल रोल प्ले करती है। बिना, अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो आपका काम तो अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, है ना। फिर आपको नोकिया बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी है जो बाद में क्या करेगी, काम करेगी। लास्ट हमने क्या पढ़ते हैं, एक और क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी बाहर का भी। अभी अगर मुझे अपना माल ना भेजना है कस्टमर तक, हमारे गोडाउन तक, फैक्ट्री से, अगर मेरा कांच का, मान लीजिए ग्लास का मेरा कुछ भी सामान है, अभी वो सड़कें, क्या ही दिख रहा है ये, एक सेकेंड रुको, बस इस सेटिंग करवा लूँ मैं, एक सेकेंड। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, पता ही नहीं क्या हो गया, तो मैं तो डर गई। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि भाई अगर आपको आपका कोई ग्लास मटेरियल है और वो भेजना है साइट प्लेस तक, तो बताइए क्या होगा। भाई हमारा ग्लास का सामान है, सड़कें टूटी फूटी है, वो सामान हमारा बीच में टूट जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से आपका सारा क्लाइमेट वगैरह सेट हो रखा है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चार थी सपोर्टिव एक्टिविटीज। ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट था, वीसीए, वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके अंदर दो एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एंड देन सपोर्टिव। प्राइमरी में 5 एक्टिविटीज आती हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, देन ऑपरेशन, देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, देन मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड देन सर्विसेज, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज। और उन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को करने के लिए 4 आती हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज। वो क्या थी सपोर्टिव एक्टिविटीज, सबसे पहले हमारा क्या होगा भाई, प्रोक्योरमेंट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये था बीसीए के बारे में। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आया है या नहीं मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। क्या आना चाहिए कि बीसीए हम करते क्यों हैं। फिर आप कहेंगे भाई आपने बताया तो था मैम कि बीसीए किया जाता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकें। मैंने कहा हाँ, बीसीए करने से क्या फायदे आपको मिलते हैं, क्या मेन एजेंडा इस बीसीए को करने का, ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही बनी रहे, और जितनी उसकी थ्रेट्स हैं, सॉरी जितनी उसकी वीकनेस है वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बीसीए, वैल्यू चेन एनालिसिस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ शुड रिमेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शुड आल्सो कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बीसीए को करती है। तो अभी कोई भी एंटिटी जब बीसीए कर रही है ना, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू ये देख सकते हैं कि मार्केट में ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये सभी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम अपनी उन स्ट्रेंथ को यूज करके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, और हम अपनी थ्रेट्स, वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम उन थ्रेट्स के जो इफेक्ट हैं उसे डिक्लाइन कर सके, उसे डिमिनिश कर सके, उसे डिक्रीज कर सके। ये मेन एजेंडा होता है आपके बीसीए को करने का।
तो बीसीए क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या कहा कि बीसीए मतलब आइडेंटिफाई करें हम अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को क्या है। स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए एंड जो वीकनेस है वो भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। हमने कहा ओके। देन हमने कहा कि बीसीए ना बेसिकली बीसीए में हमने क्या कहा, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि विद इन या अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने कहा यही तो है, अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विद इन तो सारा काम हो ही रहा है हमारा। क्या क्या था, इनबाउंड ऑपरेशन, ये सभी क्या था, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हमारा कुछ कहाँ पे आता है, बीसीए के अंदर। देन हमने कहा कि भाई जो बीसीए है ना उसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज और एक होती है सपोर्टिव। प्राइमरी के अंदर क्या आ जाता है, प्राइमरी के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन हमारा आ जाता है सर्विस। तो अब ये होता क्या है, देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कि रिसीव करना, स्टोर करना अपने इनपुट्स को, किसको, रॉ मटेरियल को एक्वायर करना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके अंदर हम क्या की लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, ठीक है। तो इनबाउंड के अंदर हमने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, बिल्कुल हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था भाई, इनबाउंड तो हो गया, अभी दूसरी चीज थी हमारा ऑपरेशन होना, मतलब हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे हमारे इनपुट्स को किसमें, फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर। ये ट्रांसफॉर्मिंग का प्रोसेस हो गया भाई, ट्रांसफॉर्मिंग का। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी हो गया। देन नेक्स्ट चीज हमने कही आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मतलब कि हमें अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है कस्टमर्स तक। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, अवेलेबल करवाना प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक। फिर उसके बाद हमने कहा मार्केटिंग एंड सेल्स की भी प्रोडक्ट को अवेयर करवा, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, नेक्स्ट चीज सर्विसेज, कि भाई कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज देना ताकि आप क्या कर सके, लोगों के दिमाग में अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सके। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई आपकी होती है सपोर्टिव एक्टिविटीज। सपोर्टिव एक्टिविटीज क्या होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एक्टिविटीज करेगी 5, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करेगी 4 सपोर्टिव, जो कि हेल्प करती है उन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। क्या है ये सपोर्टिव एक्टिविटीज, सबसे पहले हमने कहा भाई प्रोक्योरमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक्वायर करना, समझ गए। देन टेक्नोलॉजी मतलब नो हाउ। देन उसके बाद हमने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन अपना देखेगी ह्यूमन रिसोर्स, कि क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है जो कि ट्रांससेंड्स करेगा प्राइमरी एक्टिविटीज को, मतलब कैरी आउट करेगा। फिर उसके बाद हमने देखी कि भाई हमारे यहाँ पर क्या आती है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, कि किस तरह से उसका ट्रेनिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, किस तरह से हम लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हैं, कैसे हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कुछ भी काम करने के लिए। और फिर लास्ट में जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, भी क्या कल्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन के, स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, कि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे किसकी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे द्वारा ली जा रही थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमने दो जो हमारे मैकेनिज्म्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। क्या थे, सबसे पहले था पीएलसी, दूसरा था हमारा बीसीए। नाउ आपका जब आपने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक किया था ना, उसमें आपका एक टॉपिक रह गया था इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, कि भाई हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करती क्यों है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंटरनाइजेशन करना चाहती है। कैसे पता चला, कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ना अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ सेल ना कर हम उसकी प्रोडक्ट की रीच अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज भी लेकर जाएंगे। ऐसा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है
कि वो उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की भी स्टडी करे, क्योंकि जो कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं वो बहुत अलग है देन जो यूएस में फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल हाँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का मेथोडोलॉजीज होती है, उनका जो वे होता है ऑफ रनिंग अ कंट्री वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है इंडिया में एंड यूएस में, क्योंकि उनका अपना तरीका है उस इकोनॉमी को रन करने का, और यहाँ पर इनका अपना तरीका है किस तरह से हमें अपनी इकोनॉमी को रन करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब किसी दूसरी इकोनॉमी में जाकर, किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है, तो उनके लिए जरूरी नहीं होगा क्या कि वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट की भी स्टडी करे कि भाई आखिरकार उस कंट्री का एनवायरनमेंट है क्या एक्चुअल में, ताकि उन्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि हम उस कंट्री में ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे ताकि उस कंट्री के एनवायरनमेंट में अराइज होने वाली अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर सके और उसके थ्रेट के इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सके। तो क्या किया जाता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस के अंदर? बेसिकली इसके अंदर ये होता है, आप करते हैं पेस्टल एनालिसिस। क्यों करते हैं? पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशियो कल्चरल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लीगल पॉलिटिकल एंड लीगल एंड ई से हो जाता है एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल में हमने क्या कहा कि भाई ये हम स्टडी करेंगे ना कि उस कंट्री के अंदर क्या उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, मतलब उस रूलिंग पार्टी की मेथोडोलॉजीज क्या है, क्या उनकी आइडियोलॉजीज है, क्या मोरल वैल्यूज है जो वो फॉलो करते हैं अपनी इस इकोनॉमी को रन करने के लिए। हाँ, दूसरा हमने क्या कहा भाई, इकोनॉमिक फैक्टर्स हम देखेंगे, ई। क्यों देखेंगे कि भाई हमें ये देखना जरूरी है ना कि वहां के लोगों की क्या इनकम है, क्या पर कैपिटा इनकम उधर की है, क्या जीडीपी उधर की है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, वहां पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वहां पे क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, ये सभी चीजें जाननी जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो दूसरी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को सेट कर सके, है ना। फिर हमने कहा कि भाई एस सोशियो कल्चरल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये जानेगी ना कि उधर के लोगों के क्या कल्चर्स हैं, क्या उनके कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी शुड बी इन ट्यून विद देयर कल्चर्स, अदरवाइज पीपल विल नॉट डिमांड योर प्रोडक्ट, है ना। एंड just because of this company has to face various kind of losses। तो इसलिए ये जरूरी है भाई हम जाने क्या ट्रेडिशन, क्या कस्टम्स, क्या हमारे मॉरल वैल्यूज, वो लोग हैं जो मानते हैं, क्या उनका कल्चर है। देन टेक्नोलॉजी, हमें ये जानना तो पड़ेगा ना कि उधर किस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है, कितनी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज उधर की है, क्योंकि ये तो बहुत ही डेफिनेट सी बात है कि जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में है ना और जो टेक्नोलॉजी यूएस में है, यूएस की टेक्नोलॉजी कई गुना बेटर है किससे, इंडिया की टेक्नोलॉजी से। तो ये हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई हम देखें कि उधर यूएस की टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजीज ला सके अगर उन्हें उधर प्रोडक्ट देना है तो, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन होता है लीगल, मतलब उधर उस कंट्री के क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है हमारी उस कंट्री के अंदर, क्या रूल्स रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स सर्कुलर्स क्या क्या कुछ है, ये जानना जरूरी है, अदरवाइज कंपनी पे क्या लगेगी, फाइन्स एंड पेनल्टीज। एंड लास्ट में रहता है एनवायरमेंटल, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, किस वे में लोगों का उधर डिमांड जाती है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आप ये भी देखेंगे भी डेमोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, मतलब उधर के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उधर उस यूएस के पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है। आपके लिए, किसके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि इंटरनलाइजेशन करना चाहती है। हमने कहा कैसे, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि उधर
उधर के लोगों की क्या एज है, क्या जेंडर है, इनकम का लेवल क्या है उनका, भाई उनके वहां पर डिग्री ऑफ एजुकेशन कितनी है, ये सभी चीजें जानकर ही तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को वहां इंट्रोड्यूस करेगी। तो ये होता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, कि बाहर का एनवायरनमेंट उसे स्टडी करना कि वहां होता क्या कुछ है। ठीक है, अभी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के 3 तरीके होते हैं। कैसे कर सकते हैं? मल्टीनेशनल, रीजनल और कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब ये है क्या? मल्टीनेशनल, देखो इसको जानने से पहले एक बार ये अंडरस्टैंडिंग लो क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की आप जब भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए पेस्टल को करना जरूरी है। मतलब भाई सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है भाई वो उस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की स्टडी करे, प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फिर हमने कहा था कि ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की स्टडी करना मतलब एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इंटरनलाइजेशन की तरफ। कैसे फर्स्ट स्टेप है? क्योंकि अगर एक कंपनी जो है अगर वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की स्टडी कर रही है, इसका मतलब कंपनी इच्छुक है उस दूसरी कंट्री के अंदर जाने के लिए, मतलब ये पहला कदम उठाया कंपनी ने इंटरनलाइजेशन करने के लिए। हमने कहा ओके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि अभी इंटरनलाइजेशन को करने के लिए आपके 3 लेवल्स होते हैं। कैसे? मल्टीनेशनल, रीजनल एंड कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। मल्टीनेशनल होता क्या है? देखो मल्टीनेशनल मतलब आपको पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। मल्टीनेशनल, आप टर्म को समझिए, टर्म अपने आप कह रहे कि भाई हमें वेरियस नेशंस मतलब पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड एज अ होल को जब एनालाइज करते हैं ना हम, उसको बोला जाता है मल्टीनेशनल। कुछ क्लियर सी बात नहीं, समझो। जब मैं मान लीजिए हमारी जैन ग्रुप इंडस्ट्रीज और वो क्या करना चाहती है, इंटरनलाइजेशन करना चाहती है, आज के टाइम पर वो सिर्फ इंडिया में सर्व करना चाहती है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि क्या तरीके हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। तरीके ये हैं कि आप मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब मेरे को चाइना के एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना है, यूएस का एनवायरनमेंट भी देखना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया का भी देखना है, मुझे कोरिया का भी देखना है, क्या श्रीलंका में हो रहा है मैं वो भी देखूंगी, अफ्रीका में क्या हो रहा है मैं ये भी देखूंगी। वेरियस नेशंस के एनवायरनमेंट इकट्ठे पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड एज अ होल की जब स्टडी की जाती है ना, उसको समझा जाता है, तो उसे बोल दिया जाता है कि भाई मैं जो होती हूँ क्या कर रही हूँ, मल्टीनेशनल, कि सभी नेशंस की स्टडी की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये क्या है आपका मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। हमने कहा ओके। दूसरी चीज क्या आती है, रीजनल, मतलब जब मैं स्टडी तो करूंगी किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रही, किसी एक एरिया की। भाई मुझे लगता है कि एक ऐसा एरिया है ना इस कंट्री के अंदर जिसके अंदर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोडक्ट को इस एरिया में लाई ना, मेरा प्रोडक्ट देखना फ्लरिश करेगा 8 नंबर, डिमांड इसकी इतनी हाई करेगी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, उस स्पेसिफिक रीजन, उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को एनालाइज करने लग जाती है। उसको क्या बोला जाता है, रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। मतलब उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, उस स्पेसिफिक रीजन के एनवायरमेंट की स्टडी करना। थर्ड चीज क्या देखी हमने, कंट्री एनवायरमेंट एनालिसिस। मतलब कि मैं उस पर्टिकुलर कंट्री की, मतलब मैं इंडिया के अंदर हूँ, आज मुझे अपने प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपना क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, वहां भी सेल करना है, वहां भी अपने मुझे प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं इंस्टॉल करने हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यूएसए के जो भी इन्वायरमेंट है ना उसकी स्टडी कर रही हूँ। मेरे लिए
यूएसए का इन्वायरमेंट क्या है या ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, बिल्कुल है। हाँ, और जब मैं उस पर्टिकुलर कंट्री के इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रही हूँ, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसको बोल दिया जाता है कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। जब सभी नेशंस के इन्वायरमेंट की स्टडी करी जाएगी, मल्टीनेशनल। जब किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी की जाएगी, उसके एनवायरनमेंट की, रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के एनवायरनमेंट की स्टडी की जाएगी, कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। और इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए आप तीन तरीके से कर सकते हैं। आप मल्टीनेशनल भी कर सकते हैं, आप कंट्री के भी कर सकते हैं, और आप रीजनल भी कर सकते हैं। मल्टीनेशनल में क्या देखा हमने? कंपोनेंट्स देखे पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट की लार्ज स्केल के ऊपर। हाँ जी। फिर हमने रीजनल के अंदर क्या देखा कि हम एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि उधर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे लिए आ सकती हैं। और कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हमने हर एक कंट्री का पेस्टल किया है। हर एक कंट्री का इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर एक कंट्री की डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है हमने। इसको बोल दिया जाता है कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। और इंटरनलाइजेशन जो होता है वो क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो होती है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब अंदर का इंटरनल पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एसएम का मतलब चैप्टर 1 में बताया था, इंट्रोडक्शन टू एसएम। तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जब आप अपने नेशन के इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज में, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, फॉरेन में आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसके इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की स्टडी करना जरूरी है। और जो कि क्या है? इनहेरेंट पार्ट है, इंटरनल पार्ट है एसएम का। खत्म। ये था हमारा पूरा इन्वायरमेंट के बारे में टॉपिक। आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक खत्म, आपके प्रोडक्ट की जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली वो टॉपिक भी खत्म। दो जो मेजर टॉपिक थे ना इस चैप्टर के वो खत्म हो चुके हैं, और अभी आपको रिवाइज करने के लिए इट्स हाई टाइम। अगर आप नहीं कर रहे ना, सिलेबस बहुत फिसल जाएगा, फिर आप बाद में कहेंगे कि भैया क्या हो गया हमारे साथ, तो स्कैम हो गया। तो कर लीजिए इसे रिवाइज। आई नो कि डिस्ट्रैक्शन होती है, मन नहीं लगता, कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि मन नहीं कर रहा आज तो पढ़ने का। तो जिस दिन आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप क्या करें? नया टॉपिक मत रीड कीजिए ना, जो पुराना टॉपिक है उसी को रिवाइज कर लो, उसमें ज्यादा एफर्ट्स तो लगेंगे नहीं। नए को करने के लिए भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्लास देख ली और अभी रीड कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे तो एफर्ट्स लगेंगे, तो उसको रीड करने के बजाय जो आपने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। लाइक चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लो, उसकी रिवीजन क्लास जो मैंने अपलोड करी है वो सुन लो। कितने जरिए हैं आपके पास। मोटिवेशन नहीं आ रहा भाई हमें तो काम करने का। मोटिवेशन आपको बेस्ट मोटिवेशन अंदर से आता है कि हमें इस बार इस अटेम्प्ट में हमें पास करना है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट है May 24। इसमें तो क्लियर करना ही है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं आपके पेरेंट्स की आपसे, ठीक है? तो ये हमें रिवाइज करना है। आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये मेजर कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर जो है हमारा 2 से 3 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन मैक्सिमम जाएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है? फिर बस 3 चैप्टर रह जाएंगे और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या करेंगे? अभी रिवाइज करेंगे, जैसे कि हमारी क्लास का ये ट्रेडिशन चलता ही आया है कि लास्ट में हम क्या करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समराइज कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा, तो वही करते हैं। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम ले रहे थे हमारे प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पढ़ा था VCA। VCA के अंदर हमने क्या कहा था कि इसके अंदर 9 एक्टिविटीज होती हैं और उनके थ्रू अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आप ये ट्राई करते हैं, द स्ट्रेंथ शुड रिमेन स्ट्रेंथ
and your weakness should also convert into your strength, so that you'll be able to grab all kind of opportunities arising into the environment, whether within the domestic environment or in the international environment. And also you'll be able to decline the effect, diminishes the effect of your the threats arising in the environment. हमने कहा ओके। फिर उसके बाद हमने कहा कि बीसीए के अंदर ना 5 होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, 4 होती है सपोर्टिव। प्राइमरी मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड देन सर्विसेज। इनबाउंड मतलब रॉ मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन में आना, आपकी फैक्ट्री प्लेस पर आना, दूसरे की जगह से उठाकर आपके जगह पर आना। फिर हमने क्या कहा ऑपरेशन मतलब आपके सामान की आपको असेंबल करना है, कन्वर्ट कर देना है आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कि आपको अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर, आपका अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना, आउटबाउंड। मार्केटिंग एंड सेल्स कस्टमर्स को अवेयर करवाना अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या कहा सेल्स मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज कि कस्टमर्स को वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक रिपेयर, इंस्टॉलेशन की, मेंटेनेंस की, गारंटीज, वारंटीज एंड मैनी मोर। फिर हमने कहा कि हमारी कुछ होती है सपोर्टिव एक्टिविटीज, और 5 प्राइमरी एक्टिविटीज को चलाने के लिए क्या थी, हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इंटरनल भी हो सकता है और आउटसाइड का भी हो सकता है, एक्सटर्नल। फिर हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स, भाई ये तो वो हैं जो ट्रांसेंड्स करते हैं, चलाते हैं, कैरी आउट करते हैं आपकी सभी प्राइमरी एक्टिविटीज को, तो उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी, भाई ये तो हमारे नो हाउ है, इनका होना अति आवश्यक है। एंड देन प्रोक्योरमेंट, क्योंकि हमारा जितना भी अरेंज करना हमारे इनपुट्स को, ये क्या होता है प्रोक्योरमेंट। ये होने के बाद हमने स्टडी करी थी किसकी, हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की, मतलब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी आप एनालिसिस करते हैं, किस तरह से करते हैं, लाइक पेस्टल एनालिसिस जो होता है उसी तरह से आप करते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, मतलब आपका एक स्टेप आपने उठाया है इंटरनलाइजेशन की तरफ, हमने कहा ओके। फिर उसके बाद हमने कहा ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंटल एनालिसिस, रीजनल एनवायरनमेंटल एनालिसिस एंड कंट्री एनवायरनमेंटल एनालिसिस। मल्टीनेशनल एनवायरनमेंटल एनालिसिस मतलब आप स्टडी कर रहे हैं वेरियस नेशंस की, ठीक है। फिर हमने कहा रीजनल मतलब आप एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया की स्टडी कर रहे हैं। एंड देन हमने क्या कहा कंट्री, मतलब हर एक ईच कंट्री के एनवायरनमेंट की स्टडी करना इज एनवायरनमेंट कंट्री। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया पूरी अच्छे तरह से पैक। आज के लिए हम करेंगे इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट आता है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और कुछ सजेशंस देने हैं वो भी लिख दो। आई इनवाइट ऑल द सजेशंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, सो प्लीज हमें सजेशंस दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, बाय।